हेलो एवरीवन। आज हम अपने पीएसएम के नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि किससे होती है? हेपेटाइटिस वायरस से। और ये 5 टाइप की होती है डिसीज़: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। अब इनमें हम कंपैरिजन्स को पढ़ते हैं, ठीक है? कंपैरिजन करते हैं इनके बीच में। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो हेपेटाइटिस ए का जो वायरस होता है इसको बोलते हैं पिकोरना वायरस, और हेपेटाइटिस बी के वायरस को बोलते हैं हेपेडना वायरडी, और सी को बोलते हैं फ्लैवी वायरस, और डी को बोलते हैं डेल्टा वायरस, और ई को बोलते हैं कैल्सी वायरस, ठीक है? फिर जीनोम की बात करें तो हेपेटाइटिस ए में कौन सा जीनोम होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विथ नॉन एनवलप्ड वायरस। सिंगल स्टैंडर्ड होता है और नॉन एनवलप्ड होता है। और बी की बात करें तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और एनवलप्ड वायरस होता है। सी की बात करें तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है और एनवलप्ड होता है। और डी की बात करें तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विथ एनवलप्ड वायरस। और ई कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विथ नॉन एनवलप्ड वायरस, ठीक है? फिर सोर्स की बात करें तो इनमें क्या होता है? सोर्स फीसेस होता है। ए और ई का जो है सोर्स होता है फीसेस। बाकी बी, सी और डी का सोर्स होता है ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है? ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस ए का और ई का किससे होता है? फीको ओरल रूट से होता है। और बी की बात करें तो पेरेंट्रल, पेरीनेटल और सेक्सुअल मोड से होता है। सी की बात करें तो पेरेंट्रल और ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ऑर्गन डोनेशन से होता है। और डी का ट्रांसमिशन कैसे होता है? पेरेंट्रल से और सेक्सुअल से। फिर इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड ए का कितना होता है? 15 to 45 डेज़, बी का होता है 45 to 190 डेज़, और सी का होता है 30 to 120 डेज़, और डी का होता है 30 to 90 डेज़, और ई का होता है 25 to 45 डेज़। फिर ऑनसेट की बात करें तो ऑनसेट ए का और डी का क्या होता है? एब्रप्ट ऑनसेट, और बी और सी का क्या होता है? इंसीडियस ऑनसेट। देखो एब्रप्ट मतलब होता है सडन ऑनसेट, ठीक है? और इंसीडियस मतलब होता है ग्रेजुअल ऑनसेट, धीरे धीरे बढ़ रहा है। सीवियरिटी की अगर बात करें तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, ये सीवियरिटी क्या होती है? माइल्ड होती है। लेकिन ई में एक्सेप्शन क्या है? प्रेग्नेंट वोमेन। अगर प्रेग्नेंट वोमेन है तो उसकी सीवियरिटी हाई होगी हेपेटाइटिस ई की। और बी की बात करें तो बी के होते हैं क्रॉनिक कैरियर्स होते हैं यहाँ पर। और सी की बात करें तो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है। और डी की बात करें तो को इन्फेक्शन विथ हेपेटाइटिस बी, ठीक है? फिर आगे बात करते हैं फल्मिनेंट हेपेटाइटिस की। तो हेपेटाइटिस ए रेयर होता है फल्मिनेंसी में, और बी कैसा होता है? वेरी रेयर, मतलब 5 to 10%, और सी होता है रेयर, और हेपेटाइटिस डी ऑकेजनल होता है फल्मिनेंसी में, और हेपेटाइटिस ई जो है रेयर होता है। फिर बात करते हैं सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? वॉमिटिंग, डायरिया, जॉइंडिस, फीवर, मैलेस। हेपेटाइटिस ए का और डी का और ई का सिम्टम्स सेम होते हैं, ठीक है? और बी की बात करें तो यहाँ पर सिम्टम्स होते हैं 10 to 15% केसेस में। इनमें क्या होता है? सीरम सिकनेस, जैसे रैश, आर्थ्रेल्जिया, ये सब डेवलप होते हैं। और सी की बात करें तो इसमें 20% एसिम्प्टोमेटिक होता है, ठीक है? फिर क्रॉनिसिटी की अगर बात करें तो क्रॉनिसिटी ए में और ई में कितने होते हैं? 0% और बी में कितना होता है? 5 to 10, और डी में भी 5 to 10, 5%, और सी में होता है 80%, मतलब 0, 0, 5, 5, 80। कैरियर स्टेट की बात करें तो ए और ई जो है उसमें कैरियर स्टेट प्रेजेंट नहीं होते हैं, जबकि सी, डी और ई में कैरियर स्टेट प्रेजेंट होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं एसोसिएटेड विद द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है ए में जो है वेरी रेयर होता है, और बी में 5 to 10% होता है, सी में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, और डी और ई में रेयर होता है, ठीक है? डायग्नोसिस की बात करें तो ए को कैसे डायग्नोस करते हैं? एंटी हेपेटाइटिस ए एंटीबॉडी फॉर्म होती है कब? 2 weeks आफ्टर द रेज्ड लिवर एंजाइम्स, मतलब लीवर एंजाइम्स के बढ़ने के 2 हफ्ते बाद एंटी हेपेटाइटिस ए एंटीबॉडी बनती है। और बी की बात करें तो इसमें वायरल मार्कर्स होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन, प्री कोर एंटीजन, कोर एंटीजन और उसके एंटीबॉडीज़। तो ये सब क्या है? वायरल मार्कर्स हैं। और सी की बात करें तो एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस सी वायरस परसिस्ट फॉर 6 month, 6 महीने तक एंटीबॉडी रहती है सी की। और डी की बात करें तो इसको डायग्नोस करने के लिए RT-PCR करते हैं। और ई की बात करें तो इसके लिए RT-PCR, IgM और IgG एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है? फिर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की बात करें तो अगर एक्सपोजर हो गया, डिसीज़ हो गया, तो उसमें प्रोफाइलेक्सिस कैसे करेंगे? तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स देंगे और हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन देंगे। और बी की बात करें तो इसमें भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स देंगे और वैक्सीन देंगे। और सी की बात करें तो इसमें एंटीवायरल एजेंट्स देंगे। और डी का तो कोई प्रोफाइलेक्सिस नहीं होती, और ई में अननोन प्रोफाइलेक्सिस है।
फिर बात करते हैं हेपेटाइटिस एसोसिएटेड विद द सिरोसिस। तो सिरोसिस से कौन कौन एसोसिएटेड होता है? बी, सी और डी। सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? सी। और ए और ई एसोसिएटेड नहीं होते हैं, ठीक है। फिर एसोसिएटेड विद हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, तो ए और ई तो एसोसिएटेड नहीं होते हैं, केवल बी, सी और डी एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि हेपेटाइटिस ए वैक्सीन जो होती है वो किस टाइप की वैक्सीन होती है? लाइव वैक्सीन होती है, और इसको हम सब क्यूटेनियस रूट से देते हैं, सिंगल डोज देते हैं, ठीक है। और जो किल्ड वैक्सीन होती है इसके हम 2 डोज देते हैं, जो कि 6 और दोनों के बीच में कम से कम 6 महीने का 6 से 12 महीने का गैप होना चाहिए, लेकिन लेस देन 1 ईयर होना चाहिए, 1 साल से कम का गैप होना चाहिए, ठीक है। और हेपेटाइटिस ए की इम्यूनोग्लोबुलिन्स की अगर बात करें तो ये 90% इफेक्टिव होती हैं, और इसको हम कब देते हैं? विदिन 14 डेज़ ऑफ एक्सपोजर, 14 दिन के अंदर अंदर हमें दे देना है। और इसका डोज कितना होता है? 0.05 से 0.1 ml पर kg, 0.05 से 0.1 ml पर kg। अब मार्कर्स क्या क्या होते हैं हेपेटाइटिस बी के? तो इसमें देखो 3 एंटीजन होते हैं, 3 एंटीबॉडी होती हैं। तो एंटीजन कौन कौन से होते हैं? हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन, और हेपेटाइटिस बी का कोर एंटीजन, और हेपेटाइटिस बी का प्री कोर एंटीजन, और तीनों की एंटीबॉडी। तो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन को ऑस्ट्रेलियन एंटीजन भी बोलते हैं, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन बनता है कि किस एंटीजन को ऑस्ट्रेलियन एंटीजन बोलते हैं? हेपेटाइटिस बी के सरफेस एंटीजन को। फिर बात करते हैं जो सरफेस एंटीजन है, फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर होता है टू बी डिटेक्टेड, और सिग्नल्स एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फेक्शन। और क्रॉनिक कब होगा? इफ़ इट परसिस्ट फॉर मोर देन 6 मंथ, और कैरियर स्टेट हो सकता है, ठीक है। देखो ये सबसे पहला एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर होता है जो कि डिटेक्ट होता है, चाहे वो एक्यूट कंडीशन हो, चाहे वो क्रॉनिक कंडीशन हो, और चाहे वो कैरियर वाली कंडीशन हो, ठीक है। तीनों में सबसे पहले कौन सा जो एंटीजन डिटेक्ट होता है? हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन। फिर बात करते हैं कोर एंटीजन की। तो कोर एंटीजन जो होता है, कोर, तो हेपेटाइटिस बी का जो कोर एंटीजन होता है इज़ द मार्कर ऑफ द इन्फेक्शियस वायरल मटेरियल, और ये मोस्ट एक्यूरेट इंडेक्स होता है ऑफ वायरल रेप्लिकेशन, और इसकी अपनी स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है anti-HBC, ठीक है। ये सबसे मोस्ट एक्यूरेट इंडेक्स होता है, याद रखना, मोस्ट एक्यूरेट इंडेक्स ऑफ द वायरल रेप्लिकेशन। फिर बात करते हैं हेपेटाइटिस ई एंटीजन, यानी प्री कोर एंटीजन की बात कर रहे हैं, प्री कोर एंटीजन। तो हेपेटाइटिस बी का जो प्री कोर एंटीजन होता है ये कब अपीयर होता है? अपीयर्स ड्यूरिंग द वीक 3 to 6। अगर ये 3 to 6 वीक में अपीयर हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है एक्यूट एक्टिव इन्फेक्शन को, ठीक है। एंड इट्स मोस्ट इन्फेक्शियस पीरियड, और ये इसका सबसे मोस्ट इन्फेक्शियस पीरियड होता है। अगर हेपेटाइटिस बी प्री कोर एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि ये सबसे मोस्ट इन्फेक्शियस पीरियड है, मीन्स द पेशेंट इज़ इन्फेक्शियस, ठीक है। और परसिस्टेंट ऑफ दिस वायरोलॉजिकल मार्कर बियॉन्ड 10 वीक्स, इट शोज़ द प्रोग्रेशन टू क्रॉनिक इन्फेक्शन एंड इन्फेक्शियसनेस रेप्लिकेशन, एंड द पेशेंट इज़ हाईली इन्फेक्शियस। देखो अगर प्री कोर एंटीजन प्रेजेंट है बिटवीन 3 to 6 वीक्स तो इसका मतलब क्या है कि एक्यूट इन्फेक्शन है और मोस्ट इन्फेक्शियस पीरियड है, और पेशेंट कैसा है? इन्फेक्शियस है। और अगर ये प्रेजेंट है बियॉन्ड 10 वीक्स, मतलब मोर देन 10 वीक्स, तो इसका मतलब क्या है कि ये पेशेंट जो है प्रोग्रेस कर गया है क्रॉनिक इन्फेक्शन में, और इन्फेक्शियसनेस आ गई है, रेप्लिकेशन हो गया है, और पेशेंट इज़ हाईली इन्फेक्शियस, ठीक है। फिर बात करते हैं एंटीबॉडी की। तो एंटीबॉडी भी 3 टाइप की होती हैं, anti-HBC, anti-HBE और anti-HBS। ये सीक्वेंस वाइज है अपीयरेंस के हिसाब से। सबसे पहले कोर एंटीजन की एंटीबॉडी अपीयर होती है, फिर प्री कोर की, फिर लास्ट में सरफेस की, ठीक है। तो बात करते हैं, तो एंटीबॉडी जो मतलब कोर एंटीजन की है तो ये 2 टाइप की एंटीबॉडी होती है, IgM और IgG। अगर IgM टाइप की एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है? अभी न्यू इन्फेक्शन हुआ है, लेटेस्ट इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन अगर IgG प्रेजेंट है तो इसका क्या मतलब है कि ओल्ड इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। और anti-HBE की बात करें तो गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर, सिग्नल शोज़ द लो इन्फेक्टिविटी। अगर anti-HBE प्रेजेंट है तो ये क्या इंडिकेट करता है कि लो इन्फेक्टिविटी को इंडिकेट करता है, उसकी इन्फेक्टिविटी कम हो गई है। फिर अगर बात करें anti-HBS अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है कि रिकवरी फ्रॉम द हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द इम्यूनिटी एंड क्योर, ठीक है। अगर सरफेस एंटीजन की एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है कि हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन से रिकवरी हो चुकी है और इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है उसके अंदर। इट्स अपीयरेंस
क्या होता है 1 to 4 months आफ्टर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। अगर सिम्टम्स ऑनसेट होने के 1 से 4 महीने बाद तक अगर अपीयर हो रहा है एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, तो इसका मतलब क्या है, क्लिनिकल रिकवरी हो चुकी है और सब्सिक्वेंट इम्यूनिटी बन चुकी है हेपेटाइटिस बी वायरस की। ठीक है। अब एक एंटीजन होता है हेपेटाइटिस बी एक्स एंटीजन। एक्स एंटीजन जो है डिटेक्ट होता है ब्लड में ऑफ हेपेटाइटिस प्री कोर एंटीजन पॉजिटिव पेशेंट, मतलब जो प्री कोर एंटीजन का पॉजिटिव पेशेंट होता है उसके अंदर हेपेटाइटिस बी एक्स एंटीजन देखने को मिलता है इन बोथ एक्यूट एंड क्रॉनिक हेपेटाइटिस। और जो हेपेटाइटिस बी एक्स एंटीजन है ये एक तरह का ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर होता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करता है। इट नॉट बाइंड्स टू द डीएनए, इट स्पेसिफिक एंटीबॉडी एंटी एचएक्स, इसकी अपनी खुद की स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है एंटी एचएक्स। अब हेपेटाइटिस बी एचबीवी डीएनए की अगर बात करें तो एचबीवी का डीएनए जो होता है वो डिटेक्टेड बाय पीसीआर एज सून एज 1 वीक आफ्टर द इनिशियल इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के 1 हफ्ते बाद जो है एचबीवी का डीएनए डिटेक्ट हो जाता है बाय द पीसीआर, ओनली परफॉर्म्ड फॉर रिसर्च पर्पसेस और टू डिटेक्ट द म्यूटेंट्स। ठीक है। एचबीवी डीएनए पॉलीमरेज टेस्ट की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ एचबीवी डीएनए पॉलीमरेज डिटेक्टेबल विद इन 1 वीक ऑफ द इनिशियल इन्फेक्शन, ओनली परफॉर्म्ड फॉर द रिसर्च पर्पसेस। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एचबीवी एंटीजेंस एंड एंटीबॉडी इन द ब्लड। इसमें देखो वाई एक्सिस पे क्या है, रिलेटिव अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी इन द ब्लड, और इधर क्या है, एक्स पे क्या है, टाइम है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करें तो ये ग्राफ होता है इसका, देखो ये येलो वाला अगर ग्राफ देखें तो ये हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का होता है, सबसे पहले अपीयर हो रहा है, फिर ये ख़त्म हो रहा है, फिर यहाँ से इसका एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन अपीयर हो रहा है। फिर दूसरे नंबर पे क्या अपीयर हो रहा है, हेपेटाइटिस बी का प्री कोर एंटीजन अपीयर हो रहा है, फिर ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, फिर इसके एंटी हेपेटाइटिस बी का प्री कोर एंटीजन वाले की एंटीबॉडी अपीयर हो रही है। फिर सबसे पहले एंटीबॉडी कौन सी अपीयर हो रही है, एंटी हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन की एंटीबॉडी। ठीक है, एंटी एचबीसी। और फिर उसके बाद ये है एंटी एचबीसी की आईजीएम एंटीबॉडी। ठीक है। तो सीक्वेंस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या अपीयर होता है, हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन, उसके बाद हेपेटाइटिस बी का प्री कोर एंटीजन। फिर अब देखो यहाँ पर कोर एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि कोर एंटीजन ब्लड में अपीयर नहीं होता है, वो किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है वो। ठीक है। फिर उसके बाद एंटीबॉडी अपीयर होती है एंटी एचबीसी एंटीजन की एंटीबॉडी। ठीक है, एंटी एचबीसी। फिर उसके बाद क्या अपीयर होती है, एंटी एचबीई। फिर उसके बाद एंटी एचबीएस। ठीक है, ये सीक्वेंस होता है। तो इस हिसाब से ग्राफ है। तो सबसे इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि जब इन्फेक्शन हुआ उसके बाद ये साइन एंड सिम्टम्स आने का बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और ये यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ उसके बीच में साइन एंड सिम्टम्स आने के बीच में जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो 2 वीक्स to 3 मंथ्स लग जाते हैं सिम्टम्स आने में और एंटीबॉडी अपीयर होने में। फिर उसके बाद क्या होता है, ये इन्फेक्शियस स्टेज होता है, फिर एंटीजन अपीयर हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। फिर उसके बाद एंटीबॉडी फिर अपीयर हो रही है, तो ये इम्यूनिटी बन रही है, यहाँ पर देखो इम्यूनिटी बन गई, एंटीबॉडी का अपीयरेंस हो रहा है। फिर 3 to 6 मंथ्स में एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है और 6 to 12 मंथ में अच्छी खासी एंटीबॉडी बन जाती है। और कुछ एंटीबॉडी जो तुरंत खत्म हो जाती है जैसे आईजीएम वगैरह, और जो आईजीजी वाली होती है वो परसिस्ट करती है ईयर्स, कई साल तक। ठीक है, मोर देन 20 ईयर्स। अब कुछ ऐसे रिजल्ट की बात करते हैं या इंटरप्रिटेशन की। तो हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन, एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का, और एंटी हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन का। अगर सरफेस एंटीजन प्रेजेंट है और बाकी दोनों एंटीबॉडी एब्सेंट है तो इसका मतलब अर्ली एक्यूट हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हुआ है, अर्ली हेपेटाइटिस बी का एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है। अगर हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन प्रेजेंट है और उसकी एंटीबॉडी भी प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन की एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है, एक्यूट और क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन डिफरेंशिएटेड विथ आईजीएम एंटी हेपेटाइटिस बी सी। मतलब दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी, उसको डिफरेंशिएट करेंगे आईजीएम से और सरफेस एंटीजन की। डिटरमाइन द लेवल ऑफ इन्फेक्टिविटी विथ द प्री कोर एंटीजन और हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए। फिर तीसरा बात करते हैं। तीसरे में क्या है कि सरफेस एंटीजन एब्सेंट है और सरफेस एंटीजन की एंटीबॉडी प्रेजेंट है
और कोर एंटीजन की एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट्स द प्रीवियस हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन एंड इम्यूनिटी टू हेपेटाइटिस बी। मतलब एंटीजन अब नहीं रहा, केवल एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रीवियस इन्फेक्शन था, अब उसकी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, फिर अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन भी ख़त्म और उसकी एंटीबॉडी भी ख़त्म, और केवल कोर एंटीजन की एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? पॉसिबिलिटीज़ इंक्लूड पास्ट HBV इन्फेक्शन या लो लेवल HBV कैरियर, टाइम स्पैन बिटवीन द डिसअपियरेंस ऑफ द हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन एंड द अपीयरेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, या फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट या नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन। ठीक है, अगर केवल कोर एंटीजन की एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या दिखा रहा है कि ये पास्ट HBV इन्फेक्शन है। तो कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है? IgG टाइप की एंटीबॉडी, IgG टाइप की एंटीबॉडी प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, और अगर तीनों ही एब्सेंट है, मतलब IgG भी खत्म हो गया, तो इसका मतलब क्या है? अनदर इन्फेक्शियस एजेंट है, मतलब हेपेटाइटिस नहीं है, बी नहीं है, कोई अदर इन्फेक्शियस एजेंट है, और टॉक्सिक इंजरी टू द लिवर, डिसऑर्डर ऑफ द इम्यूनिटी, हेरिडिटरी डिसीज़। ठीक है, और डिसीज़ ऑफ द लीवर या डिसीज़ ऑफ द बिलियरी ट्रैक्ट, मतलब उसमें हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन नहीं है, कोई अदर बीमारी है। और अगर मान लो कि हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन एब्सेंट है मगर उसकी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, और कोर एंटीजन की भी एंटीबॉडी एब्सेंट है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? वैक्सीन टाइप रिस्पॉन्स। मतलब हमने वैक्सीन लगाई है जिससे कि उस सरफेस एंटीजन जो है ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो क्या इंडिकेट करता है? वैक्सीन टाइप रिस्पॉन्स। तो अब आगे बढ़ते हैं, वैक्सीन की बात करते हैं हेपेटाइटिस की। तो वैक्सीन में बात करें तो हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन होती है ये कैसी होती है? रिकॉम्बिनेंट मोनोवैलेंट कॉम्बिनेशन वैक्सीन और विथ अदर वैक्सीन्स। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट मोनोवैलेंट कॉम्बिनेशन। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन कैसे प्रिपेयर होती है? यूजिंग द हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। और नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग इसको हम कब देते हैं? बर्थ में देते हैं, और वो भी इंट्रामस्कुलरली देते हैं। और कहाँ पर साइट क्या होती है इसकी? एंटीरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई। कैन बी गिवन अप टू 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे तक दे सकते हैं। या फिर हम पेंटावेलेंट फॉर्म में भी दे सकते हैं एट 6 वीक्स, 10 वीक्स और 14th वीक्स। और अडल्ट की अगर बात करें, एडल्ट्स में डोज कितनी होती है? 20 मिलीग्राम होती है 1 ml। और इसको कब कब देते हैं? 0 डोज, फिर 1 महीने के गैप के बाद, फिर 6 महीने के बाद। ठीक है, और कैसे देते हैं? IM रूट से। हाई रिस्क इंडिविजुअल्स की बात करें तो इसमें IV ड्रग अब्यूज़र्स आते हैं, और हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर वाले, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो करते हैं उनमें भी रिस्क रहता है, हेल्थ केयर वर्कर्स जो होते हैं, और ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट, इन सब में ये हाई रिस्क इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इनमें हम पहले वैक्सीन लगाते हैं। फिर बात करते हैं हेपेटाइटिस बी का पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की। तो एक्यूट एक्सपोजर टू हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव ब्लड या एक्सीडेंटल एक्सपोजर अगर हो जाए तो हम क्या करते हैं? ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन लगाते हैं। कितना? 0.05 to 0.07 ml पर kg एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, और विद इन 6 आवर्स और अप टू 24 to 48 आवर्स। या तो एज सून एज पॉसिबल लगाते हैं, या फिर विद इन 6 आवर्स, या फिर 24 to 48 आवर्स के अंदर अंदर। और एडमिनिस्टर करते हैं हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को 1 ml 1 इंट्रामस्कुलरली और 0-1-6 मंथ में। ठीक है, एक अभी लगा दिया, फिर एक महीने बाद, फिर 6 महीने बाद। और वैक्सीन किस केस में रिक्वायर्ड नहीं होती है? अगर कोई पर्सन एक्सपोज्ड पर्सन है मान लो, और उसमें हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव आया। ठीक है, और मतलब जो पहले एक्सपोज हो चुका था, तो उसके अंदर क्या होता है कि प्रीवियस इन्फेक्शन हुआ था, तो वो एक्सपोज्ड पर्सन के अंदर एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन की एंटीबॉडी बन चुकी होगी मोर देन 10 ml इंटरनेशनल यूनिट पर ml। ठीक है, मतलब जिसको अगर प्रीवियस इन्फेक्शन हुआ हो तो उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर ऑटो एंटीबॉडी बन चुकी होगी, तो उसको अगर सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन अगर होता है तो उसके वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी इम्यून सिस्टम एक्टिवेटेड है, एंटीबॉडी बनी हुई है। अब बात करते हैं मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन की। तो मदर से चाइल्ड में कैसे ट्रांसमिट हो सकता है? जैसे मदर कैरियर हो सकती है तो फिर चाइल्ड में ट्रांसमिट कर सकती है, या फिर मदर सफ़र कर रही है फ्रॉम द एक्यूट इन्फेक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, या फिर ड्यूरिंग द पैसेज थ्रू दी बर्थ कैनाल से भी ट्रांसमिट हो सकता है या पोस्ट नेटल पीरियड ड्यू टू क्लोज कॉन्टैक्ट, मतलब बर्थ के बाद भी फैल सकता है ड्यू टू क्लोज कॉन्टैक्ट होने से। ठीक है, तो फिर इस केस में हम क्या करते हैं? न्यू बॉर्न्स को जो है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन देते हैं, और हेपेटाइटिस बी का इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं एज सून एज पॉसिबल आफ्टर दी बर्थ।
अगर मान लो मदर से चाइल्ड में ट्रांसमिट होने के चांसेस हैं, रिस्क है, तो हम न्यू बॉर्न्स को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर दी बर्थ। ठीक है, तो आइए कुछ MCQ सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या MCQ है, द फर्स्ट एंटीबॉडी टू अपीयर अगेंस्ट द हेपेटाइटिस बी इज़। सबसे पहली एंटीबॉडी कौन सी होती है, हेपेटाइटिस बी की कोर एंटीजन। एंटीबॉडी पूछ रहा है यहाँ पर, सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी अपीयर होती है, anti-HBC कोर एंटीजन की, फिर प्री कोर एंटीजन की, फिर सबसे लास्ट में सरफेस एंटीजन की। ठीक है, तो ये सीक्वेंस होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ऑन माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स।